गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने लाइव में बोला था कि जैसे ही मेरी ट्रिप खत्म होती जाएंगी उसके बाद मैं हर कंट्री की बजट वीडियो बताऊंगी कि मेरा पर्टिकुलर कितना बजट लगा और आपको किस किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप घूमने चाहते हो, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो। स्टार्ट करते हैं दिल्ली से जो मेरी वियतनाम की फ्लाइट थी उसका प्राइस था 23,000 रुपीज़, जिसमें 20 kg मैंने एक्स्ट्रा लगेज ऐड कराया था क्योंकि 5 kg में मेरा कुछ नहीं आने वाला था, तो मुझे एक्स्ट्रा बैग चाहिए था। इसलिए मेरी जो टिकट पड़ी थी वो थी 23,000 रुपीज़ और ये मेरी वन साइडेड टिकट थी, रिटर्न टिकट नहीं थी क्योंकि मैं वहां से वापस दिल्ली नहीं आ रही थी। तो ये मेरा सिर्फ वन साइडेड का प्राइस था, राउंड टिकट नहीं था। अगर आप राउंड टिकट करोगे तो आई थिंक 40K का लग जाएगा आने जाने का, अगर आप वियतनाम जा रहे हो और वियतनाम से वापस आ रहे हो। और ये सिर्फ टिकट का प्राइस एंड वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सभी को पता है। पर जब मैंने बुक किया था तो मेरा तो वन साइड का 23,000 रुपीज़ पड़ा, 20 के बैग एक्स्ट्रा लगेज ऐड कराने के बाद। मेरी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से वियतनाम में हनोई की थी, बाद में गई थी दनांग में, और दनांग में मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसका प्राइस मेरा 12K था। दिल्ली टू हनोई 23,000 रुपीज एक साइड का और दनांग का 12,000 रुपीज। मेरी टोटल फ्लाइट का खर्चा 35K हो गया और ये सिर्फ अभी वियतनाम का है। ये सबसे सस्ती फ्लाइट है, बहुत सोच समझ के मैंने ये फ्लाइट बुक की थी। और ये जो फ्लाइट बुकिंग है ये मेरे को इसलिए इतनी चीप पड़ी क्योंकि मैंने इसकी जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से ये टिकट बुक्स कर दी थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 7-8 महीने पहले ही मैंने इन सब टिकट्स को बुक कर दिया था, इसलिए मुझे इतनी चीप पड़ गई। अगर आप जल्दी जाना चाहते हो और अगर आप 1-2 दिन पहले टिकट्स बुक कराओगे तो इतनी चीप नहीं पड़ेगी, पर मैं 7-8 महीने पहले ही बुक करा चुकी थी। अगर आप ये चीप फ्लाइट बुकिंग कराना चाहते हो तो एक ऐप है kiwi.com, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने यहीं से टिकट बुक किया और यहाँ से बहुत चीप पड़ी है। अगर कोई लाइक बजट में जाना चाहता है तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो एक चीज मत भूलना और वो है इंश्योरेंस। मैं दुबई गई थी, वहां पे मैंने इंश्योरेंस कराया था और यहाँ पे भी मैंने इंश्योरेंस कराया, तो मुझे इंश्योरेंस के पे करने पड़े 1200 रुपीज। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे बढ़ता रहेगा तब बताऊंगी कि क्यों इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। एंड वियतनाम का जब आप वीजा लोगे वहां पे लिखा भी आता है कि इंश्योरेंस मस्ट होना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। तो वियतनाम का जो वीजा है वो है पर पर्सन का है 2500 रुपीज 15 डेज का। मेरा पर्टिकुलर वीजा था वो 4500 का पड़ा था क्योंकि मेरे नाम में इशू था, मेरा नाम भारती है जस्ट मेरे पासपोर्ट में। जो वेज जेट है उनके में होना चाहिए कि भारती शर्मा सरनेम होना चाहिए, तो मेरा सरनेम नहीं है, इस वजह से मेरा जो वीजा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज हुआ। एंड बीच में मैंने देखा था कि वियतनाम में एक बहुत ज्यादा इशू चल रहा था कि अगर आपका सरनेम नहीं है पासपोर्ट में वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे, आपका वीजा भी कैंसिल हो जाएगा। बट अभी मेरे साथ ऐसी कोई चीज नहीं हुई। तो अगर आप वीजा ट्राई कर रहे हो और आपका जिस पासपोर्ट में सरनेम नहीं है और आपका वीजा कैंसिल हो रहा है बार बार, तो उसका रीजन यही है कि आपका जो सरनेम नहीं है। पर लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा वीजा मेरे को आ गया। थोड़े एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मुझे वीजा का, लेकिन मेरा वीजा आ चुका था। एंड टिकट पे भी मेरे के साथ थोड़ी इशू हुआ था, वो ये कि जो मैंने वेजेट से टिकट कराई थी उनके साथ भी यही है कि वो बोर्ड नहीं करने देंगे अगर आपका सरनेम नहीं है। तो मेरा जो पर्टिकुलर टिकट्स है वो हमेशा होता है भारती भारती, क्योंकि मेरा सरनेम नहीं है। जेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तुम भारती भारती लिखते हो और वो तुम्हारा पासपोर्ट देखते हो तो उनके अकॉर्डिंग तुम्हारा नाम मैच नहीं कर रहा तुम्हारे पासपोर्ट से। तो मेरे साथ ये भी एक इशू था कि मेरे को शायद बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए मैं इतना घूम रही थी। अगर मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे प्रिपरेशन वाले, मैं गई थी वेजेट के ऑफिस जो कि आपको कनॉट प्लेस में मिल जाएगा। ऑफिस कनॉट प्लेस में एम ब्लॉक में है, अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो आ जाएगा। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप वहाँ ऑफिस पे जाना, उनको बोलना कि आपका जो पासपोर्ट है और आपने जो टिकट बुक कर दिया है अगर, तो आप वहाँ पे जाके अपना नाम ठीक करा सकते हो। अगर नहीं किया है तो प्लीज, अगर वेजेट से पर्टिकुलरली आप बुक कर रहे हो तो भारतीय मतलब सेम नाम मत लिखना, मिस डाल के फिर अपना नाम डालना, तो आपकी जो टिकट है वो उनके अकॉर्डिंग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वहां पे जाके मुझे 1500 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे अपने टिकट में अपना नाम ठीक कराने के। तो मेरा नाम फिर वहां पे अपडेट हुआ और मिस भारती उन्होंने डाला, ना कि भारती भारती हटा दिया। तो भारती भारती या फिर जो भी नाम है आपका वो मत डालना, उसको हटा के मिस डाल देना, तब आपका नाम ठीक बताएंगे। नहीं तो फिर बोल देंगे कि नहीं आपका नाम मैच नहीं करा पासपोर्ट से। तो ये थोड़ा सा इशू था मेरे साथ और इस इशू से मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। पर अब मुझे पता है। तो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा है तो रिलैक्स, ओके। और पासपोर्ट अगर बनवा रहे हो तो सरनेम जरूर ऐड करा लेना। मेरे पासपोर्ट में सरनेम क्यों नहीं है उसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो 42,200 रुपीज मेरा वियतनाम जाने से पहले का खर्चा, अभी वियतनाम का खर्चा नहीं था। जो ट्रिप था उसमें मैं 3 दिन रुकी थी हनोई में और 3 दिन रुकी थी दानांग में। तो मैं एक दिन का मैंने क्रूज का पूरा ट्रिप बुक किया था। होटल्स मैंने बहुत चीप बुक किए थे, लाइक जिसे कहते हैं ना एकदम मोस्ट चीप वाले, वो
क्योंकि मुझे पता था मैं पूरे टाइम घूमने वाली हूँ, मुझे सिर्फ सोने के लिए होटल चाहिए, सोने के लिए होटल चाहिए, बस थोड़ा साफ सुथरा हो उतना मेरे लिए काफ़ी है। तो मैंने जितना चीप होटल मिल सकते थे उतने चीप होटल रखने की कोशिश की। तो मेरे जो होटल्स पड़े थे वो 1400 रुपीज़ का पर डे का था। टोटल जो मेरा होटल का खर्चा था वो 8400 रुपीज़ था, वियतनाम वियतनाम का। पर होटल्स वियतनाम के गाइज मैं बता रही हूँ, एयरबीएनबी पे जाओ, सबसे चीप वाला एयरबीएनबी भी लूंगी ना, इतना खूबसूरत, लाइक मेरा ये फर्स्ट होटल था, ये मेरा एक विला था और इतना साफ था, ये बहुत कोजी था, मुझे इतना अच्छा लगता था ना, ऐसा लगता था घर वाली फीलिंग आ रही है, जब जब मैं जाती थी मुझे आराम से नींद आ रही थी। खूबसूरत था, साफ था और बहुत अच्छा था। और बाहर उन्होंने किचन एरिया वो कॉमन था, आप जाओ वहाँ आराम से अपने लिए मैगी वगैरह बना सकते हो, आपको यूटेंसिल्स वगैरह सब मिल जाएंगी। वियतनाम के होटल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए जिनमें भी मैं रुकी थी। उनके होटल्स को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, चीप से चीप वाले में, अभी एक्सपेंसिव वाले में तो मैं गई नहीं, चीप वाले में मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू था वो ये कि अगर आप हिंदू हो और वेजिटेरियन हो तो सीरियसली खाने की बहुत दिक्कत होगी। वियतनाम में खाने की दिक्कत है, लाइक वहाँ पे पता ही नहीं चलता वो क्या दे रहे होते हैं, उनको सिर्फ मीट पता है, उनको मीट में वो क्या क्या मीट है वो हम भी जानते हैं, वहाँ बीफ पोर्क चिकन समझ में ही नहीं आता। तो मीट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सा मीट खाना चाहते हो। अगर हिंदू है तो हम बीफ नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे बहुत मीट को लेके भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप नॉनवेज हो तब भी। और अगर वेजिटेरियन हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइक फर्स्ट डे मुझे, मैं 6 बजे पहुंची थी, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद में जब इधर उधर एक्सप्लोर करने गई मुझे वेज नहीं मिला। एक तो पहला दिन था और थोड़ा नहीं पता होता है, नई नई सिटी में आए हो तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से पैसे नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था। और हाँ, मैंने इंटरनेट लिया था 2500 रुपीज का, वो पूरा एक मंथ के लिए था और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चलने वाला था, तो मैंने पूरे एक महीने का पैकेज किया था 2500 का इंटरनेट का। थोड़ा इशू हो गया था फर्स्ट डे, तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं निकल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ था, लैंग्वेज का भी बहुत इशू था। अलग सा लगा, मैंने कहा यार खाना ही नहीं है यहाँ पे तो वेज, ये तो बहुत वियर्ड हो गया। शुक्र है मैं अपने घर से मैगी लेके गई थी, तो मैं बोलूंगी अपने घर से मैगी वगैरह लेके चले जाना, बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट दिन तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तुम कहाँ हो, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने मैगी खाई। बट जैसे जैसे तुम रुकोगे सिटी के अंदर तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, तो मेरे साथ ये थोड़े से सीन हुए थे। और वियतनाम में वेज खाना तुम्हें कॉस्टली लगेगा नॉन वेज से, दैट्स ट्रू। वेज के लिए बहुत मारा मारी होगी। तो वेज मेरा लगा लो लगभग लगभग 800 रुपीज का था पर डे का। एक दिन में मैं 800 रुपये का वेज खाना खा रही थी, जो कि मैं 6 दिन रुकी हूँ, तो 14,400 रुपीज मेरा हो गया वेज फूड का। एंड इसमें 2500 हम प्लस करेंगे इंटरनेट का, तो 59,100 रुपीज मेरे अभी तक वियतनाम में स्पेंड हो चुके हैं। अभी एक्सप्लोरिंग का बाकी है, सब खाने वगैरह का है। एंड इसमें मैंने जो अपने घर से मैगी लेके गई थी वो मैगी खाई है, तब बीच बीच में मैं वही खा रही थी क्योंकि खाने का थोड़ा इशू था। फिर जैसे ही मैंने लैंड किया तो लैंड करके मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट गई हूँ उस प्लेस पे जहाँ पे मैंने अपना बुक कराया था एयरबीएनबी। तो वहाँ पे एक स्टोरी हुई थी, हमारे मेरे पास कैश नहीं था, हमने कैश नहीं कराया था, कन्वर्ट नहीं कराया था, तो हमारे पास कार्ड था, तो हमने सोचा था कार्ड से पे कर देंगे, वहाँ पे ग्रैब चलता है। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, तो हम ग्रैब से हमने नहीं की कैब, बंदा आया उसने बोला कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मतलब थोड़ा वही टाइप कर करके तुम बात कर सकते हो, तुम ग्रैब मत करो। वेल हमें ग्रैब करनी चाहिए थी, हमने थोड़ी गलती करी क्योंकि ग्रैब में आपका क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती पैसों की, तो हम बिना ग्रैब के गए थे। ग्रैब में पैसे कम दिखाता है बाय द वे, अगर तुम लोकल से खुद से करोगे वो ज्यादा पैसे लेते हैं, ग्रैब की वजह से तुम बहुत बार अपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने से बच सकते हो, तो ग्रैब बहुत यूज करना। ग्रैब में आपको लाइक सब कुछ मिल जाएगा, जैसे इंडिया में उबर है वैसे वहाँ पे ग्रैब चलता है। ग्रैब से हम पहुंचे होटल, और होटल हम पहुंच तो गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है और वो बंदा पैसे मांग रहा है और वो स्कैनर जो दे रहा है वो स्कैनर काम नहीं कर रहा। ग्रैब करते तो वहां से क्रेडिट कार्ड से अपने आप पैसे कट जाते। फिर हम गए एक एटीएम पे, वहां पे भी नहीं चला, दूसरे पे गए नहीं चला, फिर वो इरिटेट हो गया, होना बनता था। फिर जो हमारी एयरबीएनबी की ओनर थी उससे बात कराई, उसने बोला ठीक है हम दोनों आपस में कर लेंगे, एंड वो फिर चला गया कि मैं खुद पैसे ले लूंगा इनसे। मैंने कहा ठीक है हम एयरबीएनबी वालों को दे देंगे, ऐसे करके चीजें सॉल्व हुई। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वियतनाम के लोग बहुत सही हैं कि इतना इरिटेट नहीं होते, अब अगर इंडिया में होता वो छोड़ता ही नहीं हमें, पैसे दो पहले, पैसे दो, मेरे पैसे नहीं दे रहे तुम। पर उन्होंने एयरबीएनबी वालों से बात की, ओनर से बात की, फिर ओनर ने उन्हें बोला और वो चले गए। फिर उसके बाद मैं वहां से गई मुआ केव्स, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था पर वो बहुत दूर था।
वो 80 किलोमीटर दूर था वहाँ से। और उस दिन एक चीज़ और बोलूँगी, अगर आप वियतनाम जा रहे हो, वहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो एक जैकेट डेफिनेटली रखना, क्योंकि वहाँ बारिश कब आ जाए, कब मौसम बदल जाए, पता नहीं चलता। जब मैंने अपने घर पे चेक किया था तो 30 डिग्री दिखा रहा था, लाइक 30 डिग्री गर्मी होती है। एंड जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया, वहाँ बहुत ठंड थी, लाइक दिसंबर वाली ठंड हो रखी थी उस टाइम पे। तो जैकेट जरूर रख के लेके जाना है। तो शुक्र है मुझे एयरपोर्ट पे ठंड लगती है, तो मैं एक जैकेट लेके चली गई, नहीं तो मैं मर जाती ठंड से, बहुत ठंड थी। अगर आपने मुआ केव की मेरी वीडियो नहीं देखी तो ये रहा, देख सकते हो, इतना सुंदर है। अगर वियतनाम में हो तो मस्ट गो, मस्ट है मुआ केव जाना। हमने ग्रैब किया था सबसे पहले, और बस स्टेशन तक मैं लोकल बस से गई थी मुआ केव, जिसके मैंने 300 समथिंग पे किए थे। इंडिया के अकॉर्डिंग 300 रुपये दिए थे। वियतनाम के जो पैसे हैं वो अलग है, वहाँ पे तो लाइक लाखों लाखों पैसे तुम ऐसे ही खर्च कर देते हो, 40-40 हजार। वहां पे जो 40 रुपए समझ लो वो 40 हजार है, ऐसे काम चलते। तो वापस आने पे भी थोड़ा सा हो गया। मुआ केव से जब हम वापस आए तो हमें पता ही नहीं था वापस कैसे आते हैं। हमने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि कैसे जा सकते हैं वापस, तो इंटरनेट नहीं था ना, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कैब करी, कैब वाला आ तो गया, लेकिन कैब वाला बहुत आगे आया। मुआ केव के अंदर कैब्स नहीं आती है। या तो आप पर्सनली आप ट्रैवल टूर बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हो तो ये बताना चाहूंगी, मुआ केव की साइड कैब नहीं आती है, वो थोड़ा आगे आती है। वो तो शुक्र है, भगवान का हाथ था क्या था, हमें कैब वाला भी मिल गया, और कैब वाले ने हमें एकदम सही जगह पे छोड़ा, जहाँ से हमें हनोई के लिए बस मिली, और हम वापस आए। फिर से मतलब 300 रुपीज, टोटल 600 में आना जाना हुआ, जो कि मुझे काफी लाइक सही लगा। तो रात हो गई थी, मैं आती डायरेक्ट सो गई, तो पहला दिन मेरा खत्म हो गया। सेकेंड डे मैंने टूर किया, खुद से नहीं बुक किया। तो टूर मैंने किया था क्रूज का, क्योंकि आई हूँ तो एक क्रूज तो बनता है। क्रूज मैंने किया था हनोई से हालोंग बे तक, जिसका प्राइस था मेरा 16,000 रुपीज, और इसमें खाना इंक्लूड है, प्लस वो हनोई से आपको लाइक आपके जो भी होटल होगा वहां से मुझे पिक करने वाले थे। जितने भी ये क्रूज वगैरह का है, इनकी जो टाइमिंग है वो सुबह की मिलेगी। आप ये नहीं कि आप आराम से 11 बजे उठोगे, नहीं, आपको 8-7 ऐसे बजे बंदा आएगा, पिक करेगा, क्रूज पे छोड़ेगा, ऐसे है। और फिर नेक्स्ट डे आप 3 बजे तक वापस आओगे। क्रूज पे एक चीज ध्यान रखना, खाना फ्री मिलेगा, पानी फ्री नहीं मिलेगा। खाना है फ्री, पानी फ्री नहीं है। तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने क्रूज की भी डाली थी, और बोला भी था कि पानी फ्री नहीं दिया इन्होंने, खाना दिया हुआ है। पानी आपको इस कॉमन एरिया से लेना पड़ेगा, सिर्फ यही फ्री है, बाकी कहीं फ्री नहीं है। एक पानी की कैन जो कि इतनी सी है, उसके आपको 50,000 रुपीज, लाइक 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे इतनी सी कैन के। क्रूज का मैं अगर कोई जाना चाहता है वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए, देखो अच्छी चीज है, लेकिन क्रूज का ना यार, वो तुम जो सोच के जाओगे ना कि जाऊंगी रिलैक्स होंगी और अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं था। क्रूज बहुत रशी था। लेकिन मुझे उन्होंने सुबह पिक किया, 3 घंटे का ड्राइव था, उसके बाद मैं पहुंची क्रूज पे, एंड उसके बाद वो डायरेक्ट खाने के लिए ले गए, जो कि सही था, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग गई थी। सुबह से तुम 3 घंटे से सफर कर रहे हो, तुम 12 बजे जाके पहुंच रहे हो, भूख किसको नहीं लगेगी, तुम उठते भी जल्दी हो जब घूमने जा रहे हो। तो उसके बाद खाना खाते ही मैं जस्ट फ्रेश ही हुई थी, उसके बाद उनका हो गया चलो अब टिप टॉप आइलैंड, लाइक आधे घंटे का भी टाइम नहीं दिया। टिप टॉप आइलैंड से फिर हम एक केव्स में गए, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैं अब तक वो केव के नजारे भूल नहीं पा रही हूँ, इतनी खूबसूरत केव थी वो। फिर केव के बाद उनका प्लान था कुछ लाइक कुकिंग का, बट मैं कुकिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, वहाँ नॉन वेज खाना बना रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद रात में उन्होंने बोला था कि कैरियोके होगा, पार्टी होगी। पार्टी और कैरियोके नहीं हुआ, लोग ऐसी ड्रिंक टाइम था तो उसमें सब ड्रिंक कर रहे थे। एंड उसके बाद रात में डिनर, एंड देन सो जाओ। तो ये था क्रूज का। फिर नेक्स्ट डे का था उनका सुबह सुबह, पता नहीं कुछ एक्सरसाइज थी सुबह की 6 बजे की, जिसमें वो उठाने आएंगे, मैं नहीं गई उसमें। फिर उसके बाद था ब्रेकफास्ट, जो कि 7 बजे से था। लेकिन तुम इतना ट्रेवल करके आए, तुम सो गए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते ही तुम डायरेक्ट जाओ। फिर उसके साथ कायाक के लिए गए थे हम। उठी ही थी और रेडी हो रही थी, इतने में हॉर्न स्टार्ट हो गए। मतलब वो हॉर्न देते हैं कि अब हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम क्रूज से निकल रहे हैं। तो क्रूज थोड़ा सा ना रशी रशी सा हो गया, रिलैक्सेशन नहीं था क्रूज पे। तो अगर आपको रिलैक्स होके क्रूज क्रूज करने वाले हो तो वो नहीं मिलेगा, बट हाँ, ऑल टाइम ऐसा नहीं रहेगा, तुम बोर होने वाले हो, तुम बस तुम्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी। एंड कायाक का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था क्रूज पे। मैंने पहली बार कायाक ट्राई की थी, और मुझे बहुत पसंद आई। हमारे साथ और भी लोग थे क्रूज पे, तो वहां पे ना 2 गर्ल्स थी, उनकी कायाक लिटरली पूरी ऐसे डूब गई थी, और उनमें से एक का फोन खो गया था। तो उन्होंने इंश्योरेंस कराया था। अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो जाती हैं,
तो जितना भी आपका पेमेंट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इंश्योरेंस 100% कराना। लाइक आपका बैग लगेज जा रहा है, आपके साथ कोई चोट लग गई है, लाइक कुछ भी हो जाता है तो इंश्योरेंस से आपको वो चीज़ वापस मिल जाएंगी। इसलिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो सबने उनको बोला कि आपने इंश्योरेंस कराया, उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा आपको फ़ोन के प्राइस मिल जाएंगे, जस्ट आप ये जो क्रूज मेंबर है इनसे स्टैंप लगवा लेना कि आपके साथ ये चीज़ हुई, एक्सीडेंट हो गया है और आपका फ़ोन खो चुका है इस चीज़ में। तो इसलिए बोल रही हूँ इंश्योरेंस मस्ट है। क्रूज बहुत खूबसूरत था, मुझे अच्छा लगा, जकूजी एंड ऑल, बट ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि पहले दिन आप लेट पूछते हो, फिर दूसरे दिन आपको ब्रेकफास्ट करके वो कह देते हैं अब हम जा रहे हैं वापस, तो फिर 3 घंटे की ड्राइव, फिर उसके बाद आप अपने होटल आ जाते हो। सो ये मेरा क्रूज का था। जो मेरा थर्ड डे था, क्रूज से आने के बाद मैंने लोकल मार्केट एक्सप्लोर की, वहाँ की जो आसपास की चीज़ें फेमस थी, जिसपे मैंने डाला भी था इंस्टाग्राम वर्दी प्लेसेस वियतनाम में, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। एंड इसमें जो था, इसमें नोट कैफे बहुत खूबसूरत है, छोटा है पर बहुत खूबसूरत है। उसके बाद जो वो ट्रेन वाला जो एरिया है वो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, वहाँ पे जो लोकल टाइम लिखा है कि 7:30 बजे, और इंटरनेट पे जो टाइम लिखा है कि 7:30 बजे ट्रेन आती है, 8:30 आती है, ऐसे कुछ नहीं, 9:15 पे ट्रेन आती है अगर ट्रेन ही देखनी है तो। वैसे अगर घूमना है तो वो जो लेन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और रात में तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि सारी लाइट्स वगैरह जल जाती है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी, एंड वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। वेजिटेरियन हो, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, नूडल्स ट्राई करना अच्छे हैं। और नोट कैफे में एग कॉफ़ी बहुत फेमस है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं की, पर क्योंकि मैं एग नहीं खाती हूँ, पर वहाँ की कॉफ़ी भी मुझे सही लगी थी। एग कॉफ़ी भी एक्सपीरियंस से बताऊँ तो अच्छी थी। दूसरा बियर स्ट्रीट। बियर स्ट्रीट मुझे खास पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं बियर पीती नहीं हूँ इस वजह से। तो तीसरा प्लेस है वहाँ पे जो लोकल मार्केट का बियर स्ट्रीट है। बेस्ट जो मैं बताना भूल गई, सेंट जोसेफ कैथेड्रल, कुछ ऐसी नाम है इस चर्च का। ये चर्च जरूर घूमना, इतना सुंदर है, और रात में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसमें अंदर नहीं जाने देते। अभी मैं इसके अंदर की ऐसे ही गूगल पे फोटो देख रही हूँ, यार लुक एट दिस पिक्चर्स, आई लव्ड इट, लेकिन अंदर एंट्री नहीं थी। आप बाहर से फोटो क्लिक करा सकते हो, बहुत सुंदर है। अगर फोटो क्लिक कराने वाली प्लेसेस जाना है तो ये तो डेफिनेटली अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। ये रास्ते में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा सुंदर है, बट अंदर एंट्री नहीं थी इसकी। चर्च की कोई फीस नहीं है, जो ट्रेन लेन है उसकी कोई फीस नहीं है, नोट कैफे में कोई फीस नहीं है, बस तुम जाओ और खा लो। सो और बी एस स्ट्रीट की भी कोई फीस, मजे करो और खाओ पियो, दैट्स इट। नेक्स्ट डे था वो गाइस, वो एक्चुअली मेरा एयरपोर्ट पे सारा निकल गया। मैं दनांग ऑनेस्टली जब मैं पहुंची, मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे वॉमिट आ गई और मेरे को कुछ नहीं पता। रात का मैंने कुछ नहीं देखा, लाइक वो ब्रिज ब्रिज सब रात में, बहुत खूबसूरत सिटी है दनांग, पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी। और 8 बजे दनांग में सब बंद हो जाता है, 8 बजे बंद हो जाती हैं चीजें, 8 या 9:30 बजे तक सब बंद हो जाती है, और मैं थोड़ा लेट पहुंची। तो अगर आप लेट जा रहे हो दनांग में तो खाने का थोड़ा इशू होगा, तो फिर से बोलूंगी अपने घर से कुछ पैक करके ले जाना, इंस्टेंट नूडल्स मस्ट। मैंने बुक किया था सन वर्ल्ड, मैं सन वर्ल्ड बोलूंगी, उसमें आपका गोल्डन ब्रिज आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वो पूरा सन वर्ल्ड के पैकेज में है। इसमें मेरा पिक एंड ड्रॉप, मेरे होटल्स में जहाँ स्टे कर रही हूँ वहाँ से पिक एंड वहाँ फिर ड्रॉप, और फिर उसके बाद जो मैं सन वर्ल्ड में खाने के लिए जो उन्होंने रखा था वो सब कुछ 6,000 रुपीज में मेरा इंक्लूड था। एंड मैं मस्ट 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 विजिट बोलूंगी, सन वर्ल्ड जरूर जाना वियतनाम में हो तो। इतना खूबसूरत है वो, एक ऐसी जगह है कि तुम ऐसा लगेगा अलग ही दुनिया में आ चुके हैं, फेरी टेल है वो। लोग बाना हिल्स ज्यादा रुकना पसंद करते हैं दानांग से, एंड ऑनेस्टली अगर मैं दोबारा वियतनाम जाना पसंद करूंगी, मैं बाना हिल्स जरूर देखना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रास्ते में पसंद आ रहा था। सो वो 6,000 रुपीज का था मेरा। और सनवर्ल्ड अगर आप जाना चाहते हो फॉर वीडियो पर्पज, फोटो पर्पज, तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाना, क्योंकि वहां पे फोटो खिंचाने के एक से बढ़कर एक प्लेस है। मुझे पता होता मैं 4-5 जोड़ी कपड़े लेके जाती, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ है। लाइक पहले तो गोल्डन ब्रिज है, वो गोल्डन ब्रिज वाला एरिया बहुत खूबसूरत है, फिर उसके बाद वो तुम्हें विलेज लेके जाएंगे, वो विलेज वाला बहुत खूबसूरत है, फिर वहां से वो कैसल लेके जाएंगे, कैसल भी बहुत खूबसूरत है। एंड मेरा रोलर कोस्टर भी ऐड था, लेकिन उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हम टूरिस्ट पर्सन है, हमें बहुत ज्यादा सनवर्ल्ड पसंद है, लेकिन वियतनामीज लोगों को, जो ओल्ड पीपल है, उन्हें सनवर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इवन वहाँ पे और वर्ल्ड को वो बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है वो बहुत जंगलों में है, तो उनके अकॉर्डिंग 25 साल पहले उन्होंने टाइगर देखा था, उसके बाद उन्होंने टाइगर ही नहीं देखा बाना हिल्स में। तो बाना हिल्स को सनवर्ल्ड वालों का बन चुका है वो। और सनवर्ल्ड जो ग्रुप है वो बाना हिल्स में बहुत सारी टूरिज्म प्लेसेस बनाने में लगा हुआ है, लेकिन वियतनामीज जो पर्सन है, ऑल टाइप ऑफ,
उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ के जानवर वगैरह हैं वो गायब होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं। पर सनवर्ल्ड पर्सनली बहुत ही खूबसूरत है। बाना हिल्स तो ऐड कर लो। और सनवर्ल्ड का एक और बताती हूँ, अगर तुम्हें गोल्डन ब्रिज पे सिंगल फोटो चाहिए, क्योंकि कभी भी वो खाली नहीं रहता, उस पर बहुत भीड़, खचाखच भीड़ मिलेगी, कहीं पे तुम्हें स्पेस नहीं मिलेगा कि तुम अपनी फोटो क्लिक करा लो। तो जो मेरा टूर गाइड था उसने बताया कि यहाँ पे होटल्स हैं, जो विलेज है उसमें वो होटल्स बने हुए हैं, वहां तुम होटल में रुक सकते हो और सुबह के 5 बजे जा सकते हो गोल्डन ब्रिज पे, और वहां कोई नहीं होता। मुझे पता नहीं था, वरना मैं सनवर्ल्ड में होटल बुक करती हूँ। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप टूर में जा रहे हो तो सुबह कुछ टाइम से स्टार्ट होती है वहाँ पे ट्रॉली चलनी, और शाम शाम के 6:30 बजे तक ट्रॉली चलती है। उसके बाद ना कोई जा सकता है इस वर्ल्ड में, ना वापस आ सकता है। सनवर्ल्ड अगर आप जाओगे तो थोड़ा टाइम से जाना, सुबह सुबह का ही रखना, क्योंकि शाम के 6:30 बजे के बाद आप लोगों की एंट्री नहीं है वहाँ पे। वहाँ से सबको निकाल दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ वही लोग रुकते हैं जिन्होंने वहाँ पे होटल्स बुक किए हुए हैं। एंड आई थिंक शाम शाम का नज़ारा वहाँ पे बहुत खूबसूरत है, क्योंकि शाम होते होते वहाँ पे कार्निवल वाली फीलिंग्स आने लग गई थी। पर वो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो वहाँ के होटल्स में रुके हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम सनवर्ल्ड जाना है, अगर सनवर्ल्ड का पूरा पूरा फील लेना है, तो बाना हिल्स में सनवर्ल्ड के जो होटल्स हैं वो बुक कर लेना। होटल्स के प्राइस स्टार्ट होते हैं आई थिंक वहाँ 15,000 रुपीज समथिंग से। जस्ट बता रही हूँ क्योंकि मैंने चेक किया था उस टाइम पे, मैंने कहा मैं भी कर सकती थी एक दिन का। हमारे यहाँ जैसे मंडे मार्केट वगैरह लगती है ना, बाजार वगैरह कुछ लग रहा था वहाँ पे, और चीजें मुझे बहुत सारी पसंद आ रही थी, लेकिन मेरे बैग में लगेज स्पेस बहुत कम हो रहा था, तो थोड़ा देखना पड़ा। तो वहाँ की मार्केट जरूर एक्सप्लोर करना, काफी अच्छी मार्केट है। दानांग में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ड्रैगन, जिसका शो होता है मंडे मंडे होता है, वेनेसडे होता है, कुछ ऐसे टाइम पे होता है, और एक बार वो आग छोड़ता है और एक बार वो पानी छोड़ता है। मैं नहीं देख पाई, वो फ्री है, उसके भी कोई चार्ज नहीं देने। यू गाइस कैन चेक कि कैसी है रात में सिटी और सनवर्ल्ड कैसा है, तो इस व्लॉग में देख लेना। बाद मैं गई थी एंशिएंट टाउन में, जो कि मेरे लिए एक ऐसा प्लेस था जो कि आई मीन मैं चौंक रही थी मैं हर एक स्टेप पे वियतनाम जाते हुए। इसके लिए मैंने कैब बुक की थी, वो मेरी एंशिएंट टाउन तक की डायरेक्ट थी। लाइक मेरे होटल से उठाया और मुझे एंशिएंट टाउन छोड़ दिया। एंशिएंट टाउन की कोई फीस नहीं है, कोई आपको फीस नहीं देनी। पर वहाँ पे वो अगर आपको कोकोनट राइड चाहिए या आपको बोट करनी है पानी के अंदर, मतलब वहाँ की जो रिवर है उसके अंदर, उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जो वो कोकोनट राइड है गाइस, उसके चार्जेस अलग है। एक तो आपको पहले एंट्री फीस देनी पड़ेगी वहाँ की, फिर उसके बाद कोकोनट राइड के पैसे अलग है, प्लस आप ये जो चक्कर घुमाने वाला सीन है इसके पैसे आपको अलग से देने हैं। तो सब कुछ मेरा टोटल 1000 रुपीज में हो गया था, लाइक इंडियन प्राइस में 1000 रुपीज में हो चुका था मेरा। चक्कर वाला भी लिया था, कोकोनट राइड भी ली थी, और एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और अच्छा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं सबसे पहले कोकोनट राइड पे गई, फिर मैंने एंशिएंट टाउन घूमा। एंशिएंट टाउन बहुत सही है, अगर आप चाहो तो वहां से भी अपने लिए बुक कर सकते कोकोनट राइड एंशिएंट टाउन से। लेकिन मैंने क्या कहते हैं साइकिल ली थी, और साइकिल से मैं इधर उधर घूमना चाहती थी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था वो एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा रो था पर अच्छा था। तो मैंने इसकी भी वीडियो पोस्ट कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हो कि एंशिएंट टाउन कैसा है, साथ ही साथ कोकोनट राइड वगैरह की जो भी था। और हाँ, जब अगर आप कोकोनट राइड करने वाले हो और स्पेशली आप वो चक्कर वाला करने वाले हो, तो इसके लिए एक चीज बताना चाहूंगी, प्लीज मिनी स्कर्ट मत पहन के जाना मेरी तरह। मैं मिनी स्कर्ट पहन के ही गई, मुझे नहीं पहननी चाहिए थी, क्योंकि वो दोनों पैर ऐसे करके बैठना, वो बहुत चौड़ा पट्टा सा होता है, और फिर तुम अपनी ड्रेस देखो या फिर क्या देखो, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ना फनी हो गया था। मैं ऑकवर्ड हो गई थी उसमें बहुत। और मैंने साइकिलिंग भी ली थी, आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो। साइकिलिंग के मैंने 84,000 वियतनामीज रुपीज पे किए थे। 275 की मैंने साइकिल ली थी, वो भी 2 घंटे के लिए। थोड़ा कॉस्टली था, पूरे दिन की देते हैं वो 300 रुपए में, लेकिन मुझे और कुछ करना ही नहीं था, क्या करती हूँ साइकिल लेके। और थोड़ा इसमें भी ध्यान रख लेना, वो डॉलर के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि $10 $5, और फिर कहते हैं चलो 90,000 रुपीज दे दो, जबकि डॉलर का प्राइस वियतनामी रुपीज में कम आता है। तो प्लीज हाँ, ऐसे बहुत बेवकूफ बनाने वाले भी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। एंड एंशिएंट टाउन में एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, वो थी वॉशरूम। वहाँ पे आपको वॉशरूम फ्री नहीं मिलेंगे, हर वॉशरूम के आपको 20 रुपीज देने पड़ेंगे इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ वॉशरूम है ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अलग प्लेस था, पर बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। रात होते होते तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। मतलब ऐसा प्लेस था कि जिसमें तुम बैठ जाओ और बस खूबसूरती देखते रहो। वीडियो में तुम कितना ही दिखा सकते हो, तुम अपनी आंखों से जो खूबसूरती देख सकते हो वो वीडियो में कहाँ आती है। लाइक वो सुकून नहीं मिल पाता वीडियो में। तुमने
15 सेकंड की क्लिप दिखा सकते हो, 1 घंटे तक तो उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना। पर वो बहुत खूबसूरत था, मस्ट विजिट प्लेस था वो। मैंने हर जगह ग्रैब की थी, फिर से बोलूंगी ग्रैब करना, ग्रैब में आपको चीप प्राइस पड़ जाएगा। यूजली वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पे आउट मांगते हैं। लाइक जब मैं क्या कहते हैं, मैं आई थी मुआ केव से, मैं वापस आई थी बस स्टॉप पे, मुझे जाना था मेरे होटल, वहां पे ग्रैब वाला बाइक के बोलता है 120 दे देना, 393 रुपीज लेगा मेरा बाइक वाला। पैसे 120 लाख रुपए होते हैं वो, 120 लाख कह रहे हो, 1,20,000 रुपए वो मांग रहा था बाइक के, और जबकि ग्रैब में जस्ट मेरे लगे 84,000 से 90,000 रुपीज। तो ग्रैब यूज करना जितना हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बताएंगे राइड को, ग्रैब आपको लुटने से बचा लेगा। तो मेरा ग्रैब का खर्चा आप लगा लो लगभग लगभग 5,000 रुपए, क्योंकि हर जगह को मुझे याद नहीं है, तो 5,000 रुपए मेरे ग्रैब के आने जाने के लगे जहां जहाँ पे मैंने ग्रैब की। तो मैं आपको टोटल बता देती हूँ मेरा वियतनाम में कितना खर्च हुआ। तो 96,000 रुपीज मेरे वियतनाम की चार्ज थे घूमने के। तो 6 दिन के अकॉर्डिंग 96,000 रुपीज बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वियतनाम में मैं और रुकना पसंद करती, पर मेरा बस इतना ही था, फिर मैं दूसरी कंट्री चली गई। तो ये है मेरा वियतनाम का बजट 6 डेज का, 96,000 रुपीज। आप अंडर 1 लाख रुपीज एक बंदा वियतनाम आराम से घूम सकता है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है वियतनाम। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई लव वियतनाम, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो जरूर उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा मुझे। एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो वीडियोस आएंगी वो आएगी किसी और कंट्री की, तो देखना मत भूलना।